नमस्कार। साइक्लोन की बात मैं 1-2 मिनट में करूंगा, पर पहले लॉकडाउन की बाधाएं को हटाने में एक और बड़ा कदम सरकार ने ऐलान किया है कि सोमवार से 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स की अनुमति दी जाएगी, पर ये कैलिब्रेटेड तरीके से होगा। हर एक फ्लाइट की अनुमति नहीं दी जाएगी और कुछ खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। पैसेंजर्स को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, पर हाँ, डोमेस्टिक फ्लाइट्स की अनुमति दी जाएगी सोमवार से। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी अभी तक, पर डोमेस्टिकली फ्लाइट्स की अनुमति दी जाएगी और इसके जो रूल्स हैं वो सरकार, उनकी घोषणा सरकार कर रही है। पर लोगों की नजर पश्चिम बंगाल पर भी थी और उड़ीसा पर भी थी, क्योंकि साइक्लोन ने अब वहां लैंडफॉल कर लिया है। साइक्लोन का असर देखा जा रहा है, तो दिखाते हैं अब तक की जो मुख्य खबरें हैं वो क्या है। लॉकडाउन 4 में लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर बताया कि देश में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी। दरअसल लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। पुरी ने बताया कि सभी हवाई अड्डों और ऑपरेटरों को इसकी सूची दी जा रही है। जल्द ही यात्रियों के लिए भी SOP जारी कर दिया जाएगा। आगामी सोमवार से शुरू होने जा रही इन उड़ानों के टिकट की बुकिंग की शुरुआत, हालांकि अभी इसकी तय तिथि की जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा था कि हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी है। उन्हें भी इसके लिए तैयार होना होगा। देश में 25 मार्च से ही उड़ानों पर पाबंदी लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंताजनक हैं, लेकिन बावजूद इसके देश की स्थिति कई दूसरे देशों से काफी बेहतर है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक दुनिया में प्रति लाख जनसंख्या पर 62 मामले सामने आए हैं, जबकि भारत में प्रति लाख जनसंख्या में केवल 7.9 लोग ही कोरोना से प्रभावित हैं। इसके अलावा दुनिया के 6 देशों में 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और यहाँ 10,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 0.2 लोगों की मौत का आंकड़ा है। अग्रवाल के मुताबिक भारत अपने प्रयासों में सफल रहा है और देश में करीब 40% लोग ठीक हो रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और शीर्ष स्तर से इसकी निगरानी की जा रही है। पूरी दुनिया की जनसंख्या लें तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में कोरोना के मामले भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में लॉकडाउन 4.0 में ढील दी गई, जिसके बाद कोरोना के मामले 1 लाख को पार कर गए। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,06,475 मामले हैं, जबकि 3,302 लोगों की जान गई है और 42,309 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार में भारत ने पाकिस्तान को भी पछाड़ दिया है। ब्लूमबर्ग कोरोना वायरस ट्रैकर के मुताबिक भारत में जहां 28% की वृद्धि हुई है, वहीं उसके मुकाबले पाकिस्तान में 29% की रफ्तार से मामले बढ़े हैं। बुधवार को कोरोना महामारी ने देश में नए रिकॉर्ड बना दिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में 5,611 नए केस सामने आए, जबकि 140 लोगों की मौत हुई। नए केस और मौतों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 42,298 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 39.62% पर पहुंच गया है। देश में फिलहाल 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उधर महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या बढ़कर 37,136 हो गई है, जबकि 1,325 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग पुलिस लाइन कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ अब तक 78 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमितों में सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के अब तक 1,289 केस आ चुके हैं, जिसमें से 15 मरीजों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल ऐसे लोगों को ट्रेस करने का काम शुरू कर दिया गया है जो इन पुलिस कर्मियों के संपर्क में आए थे। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब यूपी के बस्ती में 50 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है।
1 साल का बच्चा भी इन मरीजों में शामिल है। ये सभी हाल ही में महाराष्ट्र से लौटे थे। अधिकारियों ने बताया है कि इन सभी को कोरोना केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है और पता लगाया जा रहा है कि ये सभी कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। वहीं इन नए मरीजों के साथ अब बस्ती में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 104 पहुंच गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से एक बार फिर उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई बसों को चलाने की मांग की है। एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए प्रियंका ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो उनकी इन बसों पर बीजेपी के झंडे स्टिकर लगाकर चला ले, लेकिन इन्हें चलने की अनुमति दें। प्रियंका ने कहा कि उनकी तरफ से 17 तारीख से ही बसें उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार के अजीब-अजीब बयानों के चलते ये चल नहीं पा रही हैं। अपने बयान में उन्होंने जोड़ा कि बुधवार शाम 4 बजे इन बसों को खड़े-खड़े 24 घंटे हो जाएंगे और यदि यूपी सरकार समय पर परमिट दे देती तो अब तक करीब 92,000 प्रवासी मजदूरों को मदद मिल गई होती। प्रियंका बोली कि वो और उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ है और सड़क पर पैदल चल रहे लोगों की मदद के लिए वो हर जिले में कैंप लगाएंगे। काला पानी और लिपुलेखा के मुद्दे पर भारत से तनातनी के बीच नेपाल के पीएम केपी ओली ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने संसद में दिए एक भाषण में कहा कि चीनी और इतालवी वायरस की तुलना में भारतीय वायरस ज्यादा खतरनाक है। ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए भारत को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत से आ रहे हैं वे हमारे देश में वायरस फैला रहे हैं। भारत से आए लोगों में इटली और चीन से लौटने वालों के मुकाबले कोरोना के गंभीर संक्रमण मिले हैं। दरअसल बुधवार तक नेपाल में कोरोना वायरस से 400 केस सामने आए हैं। यहाँ 10 दिनों में कोरोना वायरस के मामले 3 गुना बढ़े हैं, जिसकी वजह से नेपाल सरकार ने यहाँ लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को 34 सदस्यों वाले WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन की कमान संभालने वाले हैं। इस पद पर वो जापान के हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। मंगलवार को 194 देशों वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की ओर से भारत के नॉमिनी को चेयरमैन बनाने की प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही डॉक्टर हर्षवर्धन का इस पद के लिए चुने जाने का रास्ता भी साफ हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन चेयरमैन पद पर अगले 3 साल तक बरकरार रहेंगे। ओडिशा सरकार के मुताबिक अम्फान तूफान ओडिशा को हिट कर चुका है। राज्य सरकार के मुताबिक दोपहर करीब 3:30 बजे राज्य का पाराद्वीप, केंद्रपाड़ा, धर्मा और बालासोर इसकी जद में आए। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के बाद अब तूफान पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा की तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद इसके कुछ धीमे पड़ने के आसार हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक उसकी तरफ से राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया है और उसके कर्मचारी रास्तों पर गिरे पेड़ों को हटाने और लोगों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराने में जुटे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना, मिदनापुर, कोलकाता, हुगली और हावड़ा में नुकसान पहुंचा सकता है। विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है कि बांग्लादेश में भी ऐसे ही कोई टाइडल वेव रहेगा। सो ये है द डैमेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ और नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो लार्ज स्केल एंड एक्सटेंसिव डैमेज होगा, जो कच्चा हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस। बुधवार को देश के पूर्वी तटों पर इस सदी के सबसे बड़े तूफान अम्फान ने दस्तक दी। ये पिछले 2 दशकों में आया सबसे बड़ा तूफान है। आइए जानते हैं क्या है ये तूफान और कौन कौन से इलाके इससे प्रभावित हैं। 15 मई को विशाखापट्टनम से 900 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में बना। 17 मई में दीघा से 1200 किलोमीटर दूर साइक्लोन में बदला। 18 मई की शाम को सुपर साइक्लोन में तब्दील हुआ। 19 मई को इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की हो गई। कैसे पड़ा अम्फान? हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम संबंधित देश मिलकर तय करते हैं। अम्फान नाम का संबंध थाईलैंड से 2004 में ही तय हो गया था। ये नाम किन राज्यों में पड़ेगा असर? ओडिशा के जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, कटक, मयूरभंज, खोरडा, पुरी। बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, जाजपुर जैसे जिलों में रेड अलर्ट। पश्चिम बंगाल के दीघा, ईस्ट मिदनापुर, साउथ नॉर्थ 24 परगना में तेज बारिश। हावड़ा, हुगली, कोलकाता और आसपास के जिलों में भी बारिश। बंगाल के बाद मालदा, दिनाजपुर से होता हुआ ये तूफान सिक्किम पहुंचेगा। ऐसे में यहाँ के सभी शहरों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई को असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। क्या है तैयारी? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एनडीआरएफ की 40 टीमें लगाई गई हैं। पश्चिम बंगाल में 15 टीमें तैनात, सबसे ज्यादा 6 टीमें साउथ 24 परगना में।
ओडिशा से 11 लाख और पश्चिम बंगाल से 3 लाख लोगों को निकाला गया। ओडिशा में 1704 कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा 2000 से ज्यादा मकान तैयार। बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में भी तटों पर हाई अलर्ट। पूरे देश में आपदा प्रबंधन में ओडिशा को सबसे ऊपर माना जाता है। इसकी वजह है यहाँ आने वाले भयंकर तूफान। अम्फान से पहले भी ओडिशा ने कई बड़े चक्रवाती तूफानों के कहर को झेला है। ओडिशा में साल 1893 से तूफानों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जिसके बाद 1914, 1917, 1982, 1979 और 1999 में भी यहाँ भयंकर तूफान आए। अब नजर डालते हैं हाल के दिनों में देश में आने वाले बड़े तूफानों पर। 1999 सुपर साइक्लोन। ओडिशा में इस तूफान के करीब 10,000 की मौत, 15 लाख बेघर। तब हवा की रफ्तार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी। समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठी, 3 लाख जानवरों की मौत। पुल, सड़कें, रेल यातायात के साथ साथ संचार के सभी साधन ठप पड़ गए थे। 2013 में आया फेलिन तूफान। अक्टूबर महीने में आंध्र प्रदेश से टकराया। इस तूफान से करीब 90 लाख लोग प्रभावित हुए। 30 लोगों की मौत हो गई, हजारों घर तबाह हो गए। 2014 हुदहुद तूफान। 2014 के अक्टूबर में ओडिशा के 16 जिलों में कहर बरपाया। आंध्र प्रदेश में भी असर। दोनों राज्यों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत। 2017 में ओखी तूफान। 29 नवंबर 2017 को तमिलनाडु और केरल में आया। दोनों राज्यों में भारी नुकसान, 250 से ज्यादा लोगों की मौत। 2018 में आया गाजा तूफान। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में इसका असर देखा गया। इस तूफान में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2019 में आया तितली तूफान। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा और आंध्र के तटों से टकराया। 15 जिलों में असर, 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 27 की मौत।